न जाने कितने साँचों में फिर ढल कर आए हैं, तेरे दिए हर घाव फिर भर कर आए हैं। कब तलक ठुकराएगी ये जिंदगी, ले फिर लड़ने आए हैं। लड़ते लड़ते या तो जीत ही जाएंगे, या तो लड़ते लड़ते मर ही जाएंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचलच पर। जीडी की हम लोग 3 सेट कर चुके हैं। आज ये जीडी की तीसरी क्लास है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको लग रहा है कि दिमाग में कोई डाउट है तो सेशन देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये रहा आज के सेट का पहला सवाल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। पढ़ के बताइए ठीक से कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखिए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर कभी आपसे पूछे न्यूयॉर्क कहाँ पर, यूएसए में, और अगर आपसे पूछे न्यूयॉर्क किस नदी तट पर है, न्यूयॉर्क किस नदी तट पर है, तो आप बता दीजिएगा हडसन नदी तट पर। किस पर? हडसन नदी तट पर स्थित है। अगर यहीं पर कहा जाए यूनो का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो यही न्यूयॉर्क में है। इसी पर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। सही जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? यूएसए में है। किस नदी तट पर है? हडसन नदी तट पर है। और यूनो का मुख्यालय भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। वाशिंगटन डीसी यूएसए की क्या है, ये राजधानी है। पटोवा एक नदी है, उसी नदी के तट पर ये क्या है, स्थित है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा डूरंस सीमा रेखा किन दो देशों की सीमा है? डूरंस सीमा रेखा किन दो देशों की सीमा है? बेटा, डूरंस सीमा रेखा की अगर बात करें आप, तो डूरंस सीमा रेखा कब बना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डूरंस सीमा रेखा कब बना है, सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा कि डूरंस सीमा रेखा कब बना हुआ है। तो डूरंस सीमा रेखा बेटा ये बना है 1896 में। कब? 1896 में। किसने निर्धारित किया? मार्टिमर डूरन। किसने? मार्टिमर डूरन ने डूरंस सीमा रेखा का क्या किया? निर्धारण किया। ये जो डूरंस सीमा रेखा है ये 3 देशों के बीच काम करता है। डूरंस सीमा रेखा जो है ये 3 देशों के बीच काम करता है। ध्यान दीजिएगा, एक तो बेटा आपको मिलेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और एक मिलेगा बच्चे आपको अफगानिस्तान और भारत के बीच। अफगानिस्तान और किसके बीच? भारत के बीच। तो जो डूरंस सीमा रेखा है ये सही मायनों में, ध्यान से देखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी यही रेखा काम करती है, डूरंस सीमा रेखा। अब आप उत्तर बताएंगे इसमें भारत और पाकिस्तान, जी नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो बताओगे सर रेड क्लिफ है। ये कौन है? रेड क्लिफ है। तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो बताओगे सर कौन सी सीमा रेखा है? मैक मोहन। यहाँ कौन सी सीमा रेखा है? मैक मोहन। सब कर निर्धारित हुआ है बेटा 1914 में। कौन सा सम्मेलन में? शिमला सम्मेलन में। शिमला सम्मेलन में निर्धारित हुआ है। तो यहाँ तो मैक मोहन है। तो ऑप्शन बच्चा भारत और नेपाल की हमारी सीमाएं ओपन है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो बेटा सही उत्तर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। यहाँ एक ऑप्शन और हो सकता था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंस सीमा रेखा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंस सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। भारत और चीन के बीच, नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसका नाम मैक मोहन है। मार्टिमर डूरन जी ने इसका क्या किया है? निर्धारण किया है 1896 में। ठीक है, और ये शिमला सम्मेलन में निर्धारित हुआ है। कौन सा? चीन वाली सीमा रेखा। आइए अगला सवाल। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रसिद्ध है, आप जान रहे हैं। कौन सा दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक 11 जुलाई को? विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7
अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन स्थापना हुआ है किसकी? WHO की। किसकी? WHO की। और अगर आपसे पूछे 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस। यानी ये 11 जुलाई है, ये 5 जून है, 7 अप्रैल है और 22 मार्च है। ठीक है, चलिए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो बच्चा ध्यान से सुनिए। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायी के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ कहां से निकले थे? साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से निकले थे महात्मा गांधी जी। असल में गांधी जी ने क्या काम किया था? इरविन को चिट्ठी लिखा था, 11 सूत्रीय डिमांड। उस समय भारत के वायसराय थे इरविन। तो इरविन जी ने भारत के वायसराय, इरविन को भारत के वायसराय को महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय डिमांड किया था। इसी डिमांड की को अस्वीकार कर दिया था इरविन ने, और इसी अस्वीकारता के कारण गांधी जी ने कहा था इरविन से कि इरविन, मैंने आपसे रोटी मांगी थी, बदले में आपने मुझे लाठियां दिया है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। और गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ अपने साबरमती आश्रम से निकल गए। साबरमती आश्रम से निकले गांधी जी, ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल 1930 को दांडी गांव पहुंचे। दांडी गांव पहुंचे और क्या काम किया? दांडी गांव में 6 अप्रैल को 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया? तोड़ दिया। नमक कानून को तोड़ दिया। और यही गांधी का कहलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यही गांधी जी का कहलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेटा पूछे कुल कितने मील चले थे? 240 मील की यात्रा किया था गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को सुभाष चंद्र बोस जी ने, ध्यान से सुनिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसे क्या कहा है? इसे रोम मार्च यात्रा या रोम मार्च यात्रा की संज्ञा दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। कुछ ऐसे ही यात्रा हुआ था रोम में और उसी की संज्ञा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, इसे सुभाष मार्च। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया है? 1930 में। कब शुरू किया? गांधी के किसके? इरविन। इस समय अगर आपसे पूछे भारत के वायसराय कौन था, तो कौन था? लॉर्ड इरविन इस समय भारत के क्या से वायसराय थे। और इन्हीं से 11 सूत्रीय डिमांड किया था। कितना? 11 सूत्रीय मांग। ये किसका था? गांधी जी का था, जिसे इरविन ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। तो सही जवाब क्या है? 1930। आगे सुनिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक निर्णय कैमनल अवार्ड की घोषणा किया गया था? आइए सवाल थोड़ा मॉडर्न इंडिया का है, आपको समझाते हैं कि क्या पूरा मुद्दा है। पढ़ लीजिए ठीक से, अपना उत्तर टिक कर लीजिए। अब आइए सवाल पर आते हैं। ये मामला है बेटा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। मामला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। यह मामला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का यह मामला है। हुआ क्या था? सुनिएगा ध्यान से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो अम्बेडकर गए और हिंदू महासभा के लोग गए और मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी गए। तो ये जब लोग गए तो अम्बेडकर जी ने वहां पर पृथक निर्वाचक मंडल की क्या रख दिया? डिमांड रख दिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो सभी पक्षों ने अपने अपने पक्षों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का डिमांड करने लगे थे। और इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे रेमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने कहा भाई साहब आप लोगों के अंदर एकता की कमी दिख रही है। और इसी कारण उन्होंने क्या काम किया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोनों क्या हो गया? असफल हो गया। किसके कारण? सांप्रदायिक विवाद के कारण रेमजे मैकडोनाल्ड ने। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? अगर आपसे पूछे इस समय भारत के सचिव कौन थे? सैमुअल होर।
कौन थे? शेमुअल होर, ये इस समय भारत सचिव थे शेमुअल होर। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? इस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, कौन थे ये? रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला सवाल, सिंगापुर में कह रहा है, सिंगापुर में 24 अप्रैल 2024 को निम्नलिखित में से किस मसले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? किस मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया? मसाला है, देखिए भारत में जो निर्यात करने वाले मामले हैं, उन निर्यात करने वाले मामलों पर जब बाहर निर्यात होता है तो उसकी गुड्स एवं क्वालिटी चेक होती है कि उसकी क्या क्वालिटी है। तो कह रहे सिंगापुर ने कह रहा 2024 के अप्रैल के महीने में निम्नलिखित में से किस मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी मसाला खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कह रहा मद्रास की करी पाउडर, मांस मसाला, ये कौन सा मांस मसाला, करी एवं फिश मसाला, ए और सी दोनों। तो ये है ए और सी दोनों, ए और सी दोनों मतलब कौन सा? ये वाला और ये वाला। ये क्या कहा गया है कि अब मसाले पर ये निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब भारत सरकार अब ये मसाले सिंगापुर को निर्यात नहीं करेगा। अगला सवाल देखिए, डायनामाइट में मुख्यतः क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्यतः होता क्या है? अच्छा, अगर आपसे पूछे डायनामाइट में मुख्यतः क्या होता है, तो डायनामाइट में मुख्यतः होता क्या है? ये होता है डायनामाइट में होता है क्या? देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि डायनामाइट की खोज किसने किया है, ठीक है, देखिए ग्लिसरीन ये होता है डायनामाइट में। अगर आपसे पूछे डायनामाइट की खोज किसने किया है, तो डायनामाइट को चट्टानों को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और डायनामाइट की खोज किसने किया अगर आपसे पूछे, तो इन्हीं डायनामाइट की खोज पर इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल। किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट की क्या किया है? खोज किया है। और ये किसके लिए प्रयोग होता है डायनामाइट? तो डायनामाइट किसके लिए प्रयोग होता है? डायनामाइट चट्टानों को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। खोज किया है किसने? अल्फ्रेड नोबेल जी ने। इन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। इन्हीं के नाम पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? प्रश्न सवाल है, कई बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान से देखिए। अगर आप वायुमंडल की परतों की बात करेंगे तो कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, ये जो 8 से 18 किलोमीटर की जो दूरी है, इसे आप कहते हैं क्षोभ मंडल। इसे आप कहते हैं कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। 8 से 18 किलोमीटर मतलब क्या? ध्रुवों से बेटा, ध्रुवों से 8 किलोमीटर, ध्रुवों से 18, ये भूमध्य रेखा से शुरू करोगे आप तो ये भूमध्य रेखा से जाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 18 किलोमीटर। और अगर ध्रुवों से जाओगे तो कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। यही वायुमंडल का क्या है? सबसे निचला परत है। इसी में होता है मौसम संबंधी घटना। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है सब किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। इसके बाद का जो मंडल मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपको समताप मंडल। ये मिलेगा आपको समताप मंडल। यहाँ क्या मिलेगा आपको? समताप मंडल। ये जो समताप मंडल है ये 18 से 50 किलोमीटर के आसपास मिलेगा आपको समताप मंडल। इसके बाद आपको मिलेगा बेटा मध्य मंडल। ये आपको मिलेगा 80 किलोमीटर के बाद। इसके बाद फिर बेटा मिलेगा आपको क्या? 80 से 640 किलोमीटर में ये मिलेगा आपको क्या? आयन मंडल। और फिर इसके बाद 10,000 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगा कौन सा मंडल? बहिर्मंडल। कौन सा मंडल है ये? बहिर्मंडल है। तो सबसे बाहर वाला मंडल बहिर्मंडल, सबसे निचला मंडल कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। जहां पर समताप, जहां पर ताप में परिवर्तन नहीं होता वो कौन सा मंडल? समताप मंडल। वायुयान कहाँ उड़ाए जाएंगे? समताप मंडल पर। यहीं पर बच्चे पाया जाता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा पर पाया जाता कौन सा परत? ओजोन परत। कौन सा? ओजोन परत, जो धरती पर क्या काम करते हैं? पराबैंगनी किरणों को आने से रोकते हैं। जो धरती पर पराबैंगनी किरणों को आने से क्या कर देते हैं? रोक देते हैं।
सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल। जहां ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, जहां ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है और ऊंचाई घटने पर तापमान बढ़ता है, ये किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्षोभ मंडल। आगे देखिए, कह रहा छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जब भी सब्जी आप छील कर धोगे कौन सा विटामिन निकल जाएगा? विटामिन सी। क्या बाहर चला जाता है? विटामिन सी, जो आपके त्वचा और हेयर के लिए क्या है? बहुत अधिक उपयोगी है। इसीलिए सब्जियों को छील कर या काट कर धोने से पहले धुल लीजिए, उसके बाद आप उसको छीलिए। आगे देखिए, सन 2011 और 12 में की गई गणना के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी प्रतिमाह तय की गया था। गरीबी प्रतिमाह तय किया गया था। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। 816 रुपए। अगर मैं बात करूं आपसे तो ध्यान सुनिएगा, सन 2004-5 में एक समिति बनाई गई थी, सचिन तेंदुलकर समिति, और इस समिति ने रिपोर्ट दिया सन 2009 में। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि जो गरीबी है वो प्रति व्यक्ति आय निर्धारित किया जाएगा। कैसे? ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में। किसमें? ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में। कहा गया 1033 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, और यहां बताया गया 816 रुपए, सॉरी उल्टा हो गया, ये 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह गांव में, और 1000 लगभग 33 रुपए प्रति व्यक्ति शहर में। ये इससे नीचे वाले सबके सब बीपीएल के क्या होंगे? बीपीएल, ब्लू पॉवर्टी लाइन, और इसके ऊपर वाले सबके सब क्या होंगे? एपीएल। मतलब गांव में गरीबी निर्धारण करने के लिए क्या व्यवस्था किया गया? कहा गया पर व्यक्ति यदि प्रति माह 816 रुपए उपभोग व्यय पे खर्च करता है तो वो क्या है? गरीबी रेखा से ऊपर। और अगर इससे नीचे खर्च करता है तो गरीबी रेखा से नीचे। यानी सोच लीजिए लगभग दिन के कितने? 28 रुपए अगर प्रतिदिन खर्च करता है। यहाँ दिन के लगभग कितने? 33 रुपए। ये गरीबी की परिभाषा है। उपभोग व्यय के आधार पर एक समिति बनी थी, वाई की अलग समिति, और वाई की अलग समिति ने बच्चे बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण में निवास करता है तो दिन के 2400 कैलोरी ऊर्जा अगर उपभोग कर लेता है तो वो गरीबी रेखा से क्या है? ऊपर है। और अगर शहर में निवास करता है तो दिन के 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर वो उपभोग कर लेता है तो वो गरीबी रेखा से क्या है? ऊपर है। ये व्यवस्था किया गया था वाई के अलग समिति में। लेकिन ये वाला जो व्यवस्था किया गया प्रति व्यक्ति आय वाला, ये किया गया था सचिन तेंदुलकर समिति वाले व्यवस्था में। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? 816 रुपए। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा, तो सीएसओ द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपसे कहे आंकड़ा कौन इकट्ठा करता है, तो एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आयोग ने, कमीशन नहीं है, आयोग है, नहीं है, संगठन है। सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ। और राष्ट्रीय आय के लिए आंकड़े कौन लाता है? एनएसएसओ। और एनएसएसओ ही आपके बेरोजगारी के आंकड़े भी जारी करता है, और यही आपके भारत में ग्रामीण गरीबी, यही बेटा गरीबी के आंकड़े भी जारी करता है। कौन? एनएसएसओ। आंकड़े लाता है कौन? एनएसएसओ। और गणना करता कौन है? सीएसएसओ। कह रहा अरमल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक प्रतिपादक है? यानी किस शास्त्रीय नृत्य से ये निकला हुआ है? तो ये बेटा किससे निकला हुआ? भरतनाट्यम से। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम? तुरंत बताइए उत्तर कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। भरत मुनि के किससे संबंधित है? नाट्य शास्त्र से संबंधित है, और भारत का सबसे ये प्राचीन नृत्य है, एकल नृत्य है। ठीक है,
कथकली, ये आपको पता है भरत मुनि के नाच शास्त्र से संबंधित है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बताओगे कहाँ का, केरल का। उड़ीसा, ये आपको पता है, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, उड़ीसा में। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है, यूपी का है। कहाँ का, यूपी का। सही उत्तर क्या होगा, भरतनाट्यम। आगे, भारत सरकार ने, यहां होना चाहिए किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यही आयुष्मान योजना के बारे में बात कर रहा है, को मंजूरी दिया था। तो ये मंजूरी कब दिया था, सन 2018 में। कब, आयुष्मान जो सन 2000 करोड़ की परियोजना का 2000 करोड़ का बजट है, और आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य स्कीम है, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य स्कीम है आयुष्मान भारत। अगला सवाल कह रहा, हाइड्रोपोनिक किसे कहते हैं बेटा, हाइड्रोपोनिक कृषि यानी मृदा रहित खेती। हाइड्रोपोनिक कृषि यानी मृदा रहित खेती, ऐसी कृषि जिसमें आपको मृदा की आवश्यकता न हो, केवल जल में खेती किया जाए। तो मृदा के बिना पौधों के उगाना क्या कहलाता है, मृदा के फूलों को उगाना कह रहा, बिना मृदा के वनों को उगाना, इनमें से कोई नहीं। बिना मृदा के पौधों की कृषि, तो बच्चा बिना मृदा के पौधों की कृषि क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक। ऐसे बेटा आपको मिलेगा क्या, एरोपोनिक, हवा में खेती, एरोपोनिक, हवा में खेती एरोपोनिक। और हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक यानी जल में खेती, यानी बिना मृदा की खेती क्या कहलाएगा, हाइड्रोपोनिक। खेती से एक बात और याद रखिएगा बेटा, झूमी कृषि किसे कहते हैं। अगर कभी आपसे पूछे झूमी कृषि, तो पूर्वोत्तर भारत में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, पूर्वोत्तर भारत में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है, झूमी कृषि कहा जाता है। पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी किरणें किसको या अवक्षय के कारण होती है, यानी जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें अवक्षेप हो जाती है, वापस चली जाती है, वो किसके कारण होती है। अभी आपको बताया था किसके कारण होती है, ओजोन के कारण होती है। किसके कारण, ओजोन के कारण। अगर यही पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी, लोगों को कौन सी बीमारी होंगी, त्वचा की बीमारियां होंगी। सही उत्तर क्या होगा, ओजोन होगा। चलिए अगला कह रहा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था किसके तहत। कह रहा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ये आपको बताना कि किसके तहत किया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो बेटा ध्यान सुनिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के द्वारा। किसके द्वारा, 1974 के द्वारा। भारत में अंतर देशीय जलमार्गों का विकास। बेटा देखिए, जलमार्ग दो प्रकार से होते हैं। एक होता बाह्य जलमार्ग, जलमार्ग दो तरीके से होते हैं। एक होता बाह्य जलमार्ग, बाह्य जलमार्ग, बाह्य जलमार्ग ये आप इस पर पढ़ेंगे बंदरगाह। क्या पढ़ेंगे, बंदरगाह। अभी भारत में कुल लगभग 12 बड़े बंदरगाह हैं, कुल 12 बड़े बंदरगाह हैं, जिनके तहत आप पढ़ेंगे क्या, जलमार्ग। कौन, मतलब बाह्य जलमार्ग। और एक होता है बेटा आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग। और आंतरिक जलमार्ग इसके लिए पढ़ेंगे आप नेशनल वाटर वे, नेशनल वाटर वे यानी राष्ट्रीय जल मार्ग। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग का रखरखाव कौन करता है, तो ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1986 आया था बेटा, 1986, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1986। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1986 है, इसी की ये जिम्मेदारी है कि ये क्या काम करे, भारत में नए जलमार्गों की खोज, रखरखाव और उनका पहचान करे। राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1986। तो अब तक 5 नेशनल वाटर वे पहचाने जा चुके हैं और इनको 111 लक्ष्य रखा गया है, यानी अभी 106 नए जलमार्गों की खोज करना क्या है, बाकी है। इसने पूछा क्या, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए लिखा होगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986। यही वो संस्था है जो भारत में जलमार्गों के रखरखाव के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अगली संस्था सुने, कह रहा किसी वस्तु के त्वरण को
तब कहा जाता है जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और एक समान नियम के वेग को बढ़ती या घटाती रहती है। असमान, ऋणात्मक, धनात्मक। अब देखिए त्वरण किसे कहते हैं, आपको जानना है कि त्वरण किसे कहते हैं। तो अगर आप त्वरण के बारे में जानेंगे तो जब भी गति एक समान होगी तभी वो त्वरण होगा, यानी जब कोई रेखा एक समान गति करेगी तभी वो त्वरण के रूप में क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो एक समान, तो वो कब क्या होगा, एक समान। यहाँ इसमें सवाल में भी मेंशन कर दिया था, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, समय के नियत अंतराल में वेग बढ़ता या घटता है, कब, एक समान जब हो। क्या हो, एक समान। अगला सवाल कह रहा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो बेटा ये 42वां संविधान संशोधन है 1976। ध्यान सुनिएगा, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा गया था इसके द्वारा जिसका नाम है अखंडता। यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3। पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, और ये जोड़ा था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। क्या किया गया था, इसको जोड़ दिया गया था। आगे सुनिए, कह रहा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो, यानी तब ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा। तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा, याद रखिएगा बेटा, अनुच्छेद 70 आकस्मिकताओं में कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहां तक कि अगर ये भी ना हो तो कोई अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा संसद के दोनों सदस्यों द्वारा नामांकित व्यक्ति गलत हो गया है, लोकसभा अध्यक्ष गलत हो गया है, राज्यसभा का उपसभापति गलत हो गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये प्रावधान किस में किया गया है, अनुच्छेद 70 में किया गया है। ठीक है, ये रहे आज के 20 सवाल। ये सेट कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।